एग्जाम्पल 15 तो साइंस क्या है? हाँ तो क्वेश्चन नंबर 15। अरे वन रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट। तो 100 वाट और 220 वोल्ट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसमें करंट ज़्यादा होगी। तो P क्या होता है? VI। तो 100 इज इक्वल्स टू 220 इंटू I। तो I क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट गया तो 5/11। अब 11 है तो 11 4 जा 44, 60, 11 5 जा 55, फिर 50। तो दैट इज 0.454 एम्पियर। सेकंड केस लो, 60 वॉट 220 वोल्ट। फिर से P इज इक्वल टू VI लगाएंगे। P कितना है बताओ? 60 वॉट और V कितना है? 220। तो अगर हमारे घर में एक 100 वॉट का एक 60 वॉट का एप्लियंस है तो 60/220 ये कट गया, दैट इज 3/11। तो 11 से 3 में करो तो 11 2 जा 22, 80, 11 7 जा 77। तो 0.27 एम्पियर। तो किसमें ज़्यादा करंट है? सो इन दैट इज जिसमें 0.4 है। सो इन 100 वाट बल्ब लैम्प देयर विल बी मोर करंट फ्लोइंग। इन 100 वाट, हाँ ना, जो 100 वाट का बल्ब होगा उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा कि 60 वाट में? तुम बहुत ज़्यादा जानती हो। तो इन 100 वाट ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो उसमें ज़्यादा करंट फ्लो कर जाएगी। सब तो पैरेलल में लगे हैं तो बहुत सारी, जैसे एक गंगा नदी है और उससे बहुत सारी पैरेलल में नदियाँ हैं, तो जिसमें जो नदी चौड़ी होगी उसी से तो पानी ज़्यादा जाएगा। बोलो, तो रेजिस्टेंस अगर करंट ज़्यादा जा रही है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है कि कम है? फिर इन 100 वॉट बल्ब, ठीक है, मोर करंट विल फ्लो, मोर, तभी पावर ज़्यादा आएगी। आप ऐसे भी समझ सकती हैं कि पावर किसके होती है? क्या I²R? R कम हो और I ज़्यादा। तो R कम होने से भी P ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि I के वो स्क्वायर के डिपेंडेंट। दूसरी तरीके समझो, अच्छा ऐसे समझो, दोनों को सेम वोल्टेज से जोड़ा जाए तो जिसमें R कम होगा उसी की तो P ज़्यादा होगी। अब समझ में आ गया? वोल्टेज तो दोनों का सेम है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाउ विच यूजेस मोर एनर्जी? अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला आना बताइए। बोलो, क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला? नेहा, कोई बात नहीं, बोलो। हाँ, ये सरल चीज कठिन क्यों हो जाती है, हम समझ नहीं पाते। सो 16th देखिए, सो विच यूजेस मोर एनर्जी? तो 250 वॉट और इन 1 आवर, तो 250 वॉट की चीज और 1 आवर चली तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू, लेकिन पावर आप 250 वॉट नहीं लिख सकते, इसे किलोवाट में बदलिए। 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा दीजिए और टाइम तो 1 आवर है ही है। अब इनका मल्टीप्लाई करो। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि कॉमर्शियल यूनिट है तो 0.25 यूनिट। अब सेकंड देखो, दूसरी क्या है? 1200 वॉट का टोस्टर 10 मिनट चल रहा है तो 1200 वॉट और 10 मिनट। आप चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं 1.2 किलोवाट
और 10 मिनट में कितने आवर होते हैं? तो 10/60 आवर, तो 1/6 हुआ कि नहीं? बोलो, फिर से देखो, जो 10 मिनट है तो 10 मिनट लिख लो। और ये बताओ क्या 1 आवर और 60 मिनट सेम होते हैं? तो इससे मिनट से मिनट कट गया और 0 से 0 कट गया, 1/6 आवर। समझ में आ गया? तो ये चीज हो गई। अब हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है अभिषेक? पावर इनटू टाइम। तो पावर हो गई 1.2 किलोवाट और टाइम कितना हुआ? 1/6 आवर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? किलोवाट आवर। तो किसने ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की? सो द डिवाइस ऑफ 250 वाट हैज कंज्यूम्ड मोर एनर्जी देन द डिवाइस ऑफ 1200 वाट, क्योंकि वो 1 घंटे चली है, 10 मिनट चली, ठीक है कि नहीं? सो फर्स्ट केस मोर एनर्जी इज कंज्यूम्ड। इन फर्स्ट केस मोर एनर्जी इज कंज्यूम्ड। अब जरा देखो 17th क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक हीटर, उसका रेजिस्टेंस भी दिया है, करंट भी दिया है और टाइम भी दिया है। तो अभिषेक, द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इज कॉल्ड, एट विच हीट इज, मतलब हीट कितनी डेवलप होती है, हीट इट टेक्स फ्रॉम द मेन, उसे क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन भी था बुक में आपके, बोलो बेटा। है पावर, क्योंकि h/t क्या होती है? पावर। तो आपसे पूछा जा रहा है एट विच रेट हीट इज डेवलप्ड, तो आपसे h/t ही तो पूछा जा रहा है। और h का क्या फार्मूला होता है? P × T, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो लॉगर हीटिंग डिवाइस है तो फिर आप उसे H = PT भी बोल सकते नहीं, और I²RT भी बोल सकते हो, जैसे जूल्स हीटिंग लॉ नहीं है, इसी से तो आया है। P को I²R बोलते हैं ना। तो देखिए, so H = I²RT। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ये जूल्स हीटिंग लॉ से है, जूल्स हीटिंग लॉ। अच्छा, हमें h/t चाहिए, यही तो रेट है, तो इसका क्या फार्मूला है? I²R। आपके पास I दिया है क्या? और R दिया है? R कितना दिया है? I तो 15 है और R 8 है, तो 225 × 8 तो करो, कितना आ जाएगा? 40 और 8 दूनी 16, 4 20 और 8 दूनी 16, 2 1800 आ गया। ड्यूस इसकी यूनिट क्या लिखें? चलो, क्योंकि h/t वॉट ही होगा, वो तो पावर ही है। ये तो आपने अच्छा बता दिया। सो कैलकुलेट द रेट एट विच, इसमें 2 आवर्स का कोई काम है कि नहीं है? 2 आवर्स टाइम दिया है तो उसका कुछ यूज करें कि ना करें, आप बताइए। हाँ, कहाँ करें वो भी तो बताओ, जो नहीं कर पा रहे हैं आप बताओ कहाँ कर लें, तभी तो कर पाएंगे। वो पूछा ही नहीं है उसने, उसने पावर पूछ ली तो मैं टाइम का क्या यूज करूँ? अगर इस बल्ब, ये 150 वाट की है फैन, तो इसका घंटे से कोई लेना देना है? कोई घर में पूछेगा कितने वाट का पंखा खरीद के लाए, तो हम कहेंगे 150 वाट। ये 6 साल पहले भी 150 वाट, तो समय से कोई लेना देना है क्या इसका? और अगले 10 साल बाद भी 150 वाट का ही रहेगा, कुछ फर्क तो नहीं है ना इसका। चलो 18th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। सो टंगस्टन, जो टंगस्टन है इसको वूचेरियम कहते हैं, W वूचेरियम लैटिन नेम है ना, जैसे नेट्रियम, केलियम, इसी क्यूप्रम, फेरम, अर्जेंटम, ऑरम,
इसी तरह से बुचेरियम नाम, तभी तो डब्लू पड़ा, टंगस्टन उसमें लिखा नहीं डब्लू। तो आप देख लीजिए 6th ग्रुप में। सो टंगस्टन हैज हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, 37 डिग्री सेल्सियस है हाई मेल्टिंग पॉइंट, सो इट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली। सर हाई यहाँ पे सर हाई रेजिस्टेंस मतलब करंट जो है वो तो उसका फ्लो कम हो जाएगा ना। हाँ, तो ऐसा है कि हाई रेजिस्टेंस है, कई कई जगह हमें हाई रेजिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे बल्ब में हाई रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी और इसमें लो रेजिस्टेंस की है। लो रेजिस्टेंस की डिवाइस 3 ही 4 हैं। ओवन हो गई तुम्हारे यहाँ, जैसे 10 ओम 20 ओम लिखा रहेगा, ओवन में 20 ओम लिखा रहेगा। जितने सामान है देख लो 20 है, एक में 24 है। इलेक्ट्रिक आयरन में 24 आया। सर ज़्यादा अगर रेजिस्टिविटी हम हमेशा लो रखेंगे तो जल्दी गर्म हो जाएगा। और नहीं, जैसे मतलब जैसे एक रेजिस्टिविटी बिल्कुल लो है, वो कॉपर तार है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, करंट कितनी भी जाती रहे। तो अब हमारी जो कुछ डिवाइसेस हैं जिनमें रेड हॉट होने के लिए कुछ तो रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो टंगस्टन 6ठे नंबर पर आता है। आप देख लो आपके वो जो रेजिस्टिविटी का चार्ट है, तो उसमें क्या होगा कि इसकी औरों से तो हाई रेजिस्टिविटी है, तो इसकी हाई रेजिस्टिविटी और हाई टेम्परेचर है, मेल्ट भी नहीं होता, सो इट इज फिट फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स। So it is used exclusively for filament of electric lamp. For filament of electric lamp. Electric filament तो देखे होंगे ना, वो जो ट्रांसपेरेंट बल्ब होते हैं उसमें फिलामेंट होता है ना, इलेक्ट्रिक लैम्प। सेकंड क्वेश्चन देखिए, Why are the conductors of heating devices जैसे ब्रेड टोस्टर्स are made of an alloy rather than a pure metal? तो वही बात कही है, ये ब्रेड टोस्टर हो जाए या तुम्हारे यहाँ हीटर है, उसको एलॉय से बनाते हैं, क्योंकि तुम क्या करोगे, सोचोगे कि वही एलॉय हीटर होता है ना, कुछ लोग हीटर पे खाना बनाते हैं, कहेंगे चल हीटर होगा, रूम एक ऐसा भी हीटर आता है जिसपे खाना भी बनता है, ऐसा नहीं होता फ्लैट ऊपर से होता, तो उसी में कुछ लोग क्या कहेंगे, या ब्रेड टोस्टर में घी भी लगा देंगे टोस्ट में कि चलो घी वाला सेक लें, तो उससे क्या होगा, वो जो एलॉयज हैं उनमें कुछ ना कुछ मटेरियल गिरता रहेगा, तो ऐसा मटेरियल होना चाहिए, इट शुड बी इनर्ट। जबकि डब्लू में वो केस नहीं है, डब्लू जो होता है वो WO3 बना देगा और अपनी प्रॉपर्टी खो देगा। जब भी ऑक्सीडाइज कोई चीज़ होती है तो तोड़ने से टूट जाएगी, मैग्नीशियम कोई वो रस्टिंग है एक तरीके से, ऑक्सीडेशन का मतलब है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ चली गई, तो टंगस्टन का यूज़ करोगे तो दो ही दिन में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हमें ऐसी चीज़ चाहिए, एलॉयज आर केमिकली इनर्ट इन नेचर, वे क्या होते हैं, उसमें कितना घी डालो, दूध डालो, टोस्टर लगा दो, कुछ फर्क पड़ेगा, चीज़ डाल दो, एलॉय को कुछ नहीं होगा। तो एलॉयज क्यों यूज़ किए जाते हैं टोस्टर, बल्ब में तो कोई डालने नहीं जा रहे हो कि उसमें छिड़क दिया घी, ऐसा कुछ करते हैं क्या, नहीं करते। तो इस तरीके से एलॉयज आर केमिकली इनर्ट होते हैं। दूसरी चीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। और दूसरी चीज उनका हाई रेजिस्टेंस भी है, हैव हाई resistance and their resistance do not vary with resistance, not vary with temperature. These are the reason जिसकी वजह से alloys are used for making bread toasters and electric irons. These are the reasons why these are used as toasters in toasters
एंड इलेक्ट्रिक आयरन। नेक्स्ट देखिए, वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट 5 का। हम सीरीज अरेंजमेंट से अपने घर की या इस कोचिंग सेंटर की लाइट क्यों नहीं जला रहे हैं? हम पैदल चल रहे हैं, बताओ। रुक जाओ जी। Because when the one resistor is damaged, हाँ, so it's having open circuit, the whole current will not flow to the other resistor. That's why we तुम्हें फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी। हिमांशी बोलो। So, in series arrangement, if one electric device goes faulty, then the other electric device will not work as current cannot flow through it, and ये सही बात है। सो इन सीरीज, and the circuit can be called open. सही है, बिल्कुल यही चीज तुमने ठीक बता दी। इन सीरीज इफ वन डिवाइस goes faulty, then no current flows through other device. Other device as circuit is open. सर्किट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। There is no separate switching options available in series. अगर तुमको हीटर चलाना है तो कूलर भी चलाना पड़ेगा। There is no separate switching options available in series arrangement. एक भी लाइट चलाओगे तो टीवी दिन रात चलता रहेगा। अरेंजमेंट। तीसरी चीज, डिफरेंट एप्लियंस डज नॉट वर्क एट देयर फुल एफिशिएंसी। डू नॉट वर्क एट देयर फुल एफिशिएंसी, क्योंकि करंट की हिस्सेदारी बहुत होती है पावर में, और करंट ही कम चले किसी में तो उसमें पावर क्या डेवलप होगी? तुम जोड़ते जा रहे हो, करंट कमी होती जाएगी, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता ही चला जाएगा। नेक्स्ट इज, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? combination example देना होगा तो क्या लिखेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन तो वही होती है, वो डेकोरेटिव लाइट्स, डेकोरेटिव लाइट्स लिख दो। तो दैट इज रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैसे करते हैं? तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस section of conductor, that is R is inversely proportional to this. Why are copper and aluminum wires usually employed for electrical transmission? So copper has good conductivity, while aluminium is third best conductor. In addition to it, it is lightweight and cheaper. एल्यूमिनियम का वायर आपको हमेशा सस्ता ही मिलेगा, लाइट वेट एंड चीपर, और कॉपर सेकंड बेस्ट कंडक्टर है. सो दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. of
के ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है। लेट अस हैव ए ग्लिम्स ऑफ ऑल द फार्मूला। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉमर्शियल यूनिट है, इसके लिए कोई सिंबल नहीं है, सिंबल यही नाम लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इसकी यूनिट PT. ठीक है। Sorry, P and सो T. इलेक्ट्रिक एनर्जी सिंबल कोई नहीं है, और फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू P इनटू, और यूनिट इज इक्वल्स टू, यूनिट्स भी कहा जाता है, और किलो वॉट आवर, और ये फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। नाउ हीट, तो हीट प्रोड्यूस्ड, इसका सिंबल है H और इसका फार्मूला है I स्क्वायर RT। ठीक है। और इसके अलावा आप I स्क्वायर RT को, I स्क्वायर R को P भी जानिए, और H इज PT भी है कुछ, अगर I स्क्वायर R को P जानिए, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक पावर की चीज जाननी चाहिए, यही तो P होता है। और P का फार्मूला क्या होता है, क्या I स्क्वायर R नहीं होता? तो I स्क्वायर R की जगह क्या लिख सकते हो? तो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, H इज इक्वल्स टू PT। या इसकी जरूरत हो तो कभी तुमको जरूरत हो तो V स्क्वायर बाई R भी यूज करना पड़े तो संकोच न करना, और कहीं पर H इज इक्वल्स टू VIT भी यूज करना पड़े तो कर लेना जो दिया हो, या फिर पहले P निकाल लेना फिर PT कर लेना। तो दैट इज IVI। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। जे छोटे से लिखिए, और पावर में बहुत सारी यूनिट होती हैं, तो दैट इज वॉट हो जाएगी, जूल पर सेकंड हो जाएगी, और तो कोई नहीं। अब जरा देखो, इलेक्ट्रिक पावर हो गई, इसके अलावा रेजिस्टिविटी दैट इज रो। सो रो इज इक्वल्स टू RA बाई, और ओम मीटर, रेजिस्टेंस के R इज इक्वल्स टू V बाई I भी होता है, और दैट इज R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। और बाकी तो आपको और भी बहुत फार्मूला होते हैं, जैसे पैरेलल है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और मान लीजिए 3 हो जाएं तो R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R1 R3 और प्लस R2 R3, और इसका ओम होगा। और तो सब फालतू के लिए प्रैक्टिस कराने के लिए लिखाया गया, जरूरत नहीं, वो तो प्रैक्टिस कराई जाती ना कि कमांड हो जाए आदमी, लिखना तो यही होगा। ओके। नाउ वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसको V से भी नोट करते हैं। V इज इक्वल टू W बाई Q याद रखिए, और V इज इक्वल्स टू IR जो कि ओम्स लॉ है। दो चीजें हैं, इसे वोल्ट से प्रदर्शित करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट दैट इज I इज इक्वल्स टू Q बाई T, और I इज इक्वल्स टू यहाँ से ले लो तो V बाई R, और चार्ज Q, तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है NE, और यहाँ से Q इज इक्वल्स टू IT भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर है, और चार्ज की यूनिट कूलम या C। तो ये टेबल अपने माइंड में रखिए, तो इस चैप्टर का कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अब देखिए रिप्रोडक्शन, किधर का नोट हो गया? लास्ट वन।
नाउ उसको भी नोट कर लो। कुछ नोट हुआ ऊपर का? So even this. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एक्सरसाइज कर लेना, वो मैंने नहीं कराई है। हाँ सर वो हम करेंगे। हाँ देख लेना, उसमें कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी हैं। So how do organisms reproduce? Now, the production of new organism from pre-existing species of same kind is known as reproduction. So, production of new organism of same kind, सेम काइंड का भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा जो है वो बिल्ली का बच्चा पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो देखो कैसा मुंह है, हमें उस पर प्यार ही नहीं आएगा। और हाथ मुंह करेंगे तो को खरोचा मार दे तो फिर वैसे कैसे हम उसे पाल भी नहीं पाएंगे। सो न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसको कहते हैं पुनरुत्पादन। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? पुनरुत्पादन। सो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। तो हमको किसी ने पैदा किया और उनको किसी ने पैदा किया और वे भी किसी के द्वारा पैदा हुए। तो इस तरीके से ये रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। अगर कोई एक ऐसी स्पीसीज है जो आगे बच्चे पैदा करने बंद कर दे, कह दे कि हम अपनी एनर्जी क्यों लगाएं रिप्रोडक्शन में, हम खाएं पिए मजे करें और एनर्जी क्यों लगाएं, तो ऐसी स्थिति में वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। सो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, और बात ना करें सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। तो किसी प्रजाति को जीवित रहने के लिए उसके द्वारा रिप्रोडक्शन अनिवार्य है। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ ए स्पीसीज ऑन अर्थ। अगर कंटिन्यूटी मेंटेन करना है एक जनरेशन से अगली जनरेशन फिर अगली जनरेशन, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? रिप्रोडक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूटी हो जाती ना। सो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ऐसा हम ही नहीं, दूसरे भी ऑर्गेनिज्म कर ही रहे हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इससे अर्थ पे जीवन बना हुआ है। द रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग इंश्योर दैट ह्यूमन स्पीसीज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ एट ऑल द टाइम्स। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इस माँ ने 3 बच्चों को जन्म दिया और इस कुत्ते ने 4 बच्चों को है कि नहीं? तो इससे पता चलता है
इस कुतिया के 4 बच्चे हैं और इस माँ के 3 बच्चे हैं। और देख सकते हैं इट इज रिप्रोडक्शन। इससे क्या होगा, और इस फ्लावर ने सीड को जन्म दे दिया। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए किसी प्लांट में अगर सीड न बने तो मतलब उसको क्या कहते हैं, नॉन विएबल प्लांट। मतलब विएबल का मतलब जो बच्चा पैदा कर सके उसको क्या कहते हैं, विएबिलिटी। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज नोन एज विएबिलिटी। जैसे बनाना है, क्या वो अपनी विएबिलिटी खो चुका है, बनाना में सीड्स नहीं होते हैं, क्या गुलाब खो चुका है, तो ऐसे केसेस में उनमें वेजिटेटिव वो करेंगे प्रोपगेशन। तो जो अब बीज पैदा कर दें तो उनको कहेंगे दीज आर विएबल, और जो न पैदा कर पाए नॉन विएबल। देखिए सो प्लांट्स में जो प्लांट्स सीड पैदा करें तो इसका मतलब है उन्हीं सीड से फिर प्लांट होगा, तो कंटिन्यूटी बनी रहती है कि नहीं। जो होगा अभी शुरू में हम नहीं बता सकते, इसके लिए चैप्टर में जाना होगा। टू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। कैसे, उनके क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट जैसा कि ध्रुवांशी ने बताया, यस ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। अब हम देखेंगे ध्रुवांशी ने ऐसा क्यों बताया, व्हाट वाज द इनसाइट। तो इस चीज के बारे में ध्रुवांशी बहुत लंबा भाषण दे सकती है, बट हम पहले बताएंगे। ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज। जैसे इन्होंने बताया, नहीं सर आदमी का बच्चा बिल्ली नहीं हो सकता, वो आदमी ही होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा। एग्जैक्ट कॉपी नहीं, कॉपी होगा। एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है, कॉपीज बोला ना, कॉपी होगा एग्जैक्ट। ठीक है, समझ में नहीं आता। अभी मिसगाइड मत करो बच्चों को, तुम जो जान रही हो मन में रखो, ठीक है, क्योंकि हमने भी बीएससी तक के बच्चों को पढ़ाया है, तब तक एग्जैक्ट है। अभी एमएससी इनके भाई पढ़ रहे होंगे तो वहाँ नहीं होगा भाई, किसी किसी के पास, इनके पिता प्रोफेसर है ना, साइंस के नहीं तो इतने दावे से कैसे कोई कह सकता है। सो इसलिए सुनिए, या तो हम एडमिनिस्ट्रेशन संभाले, आप सोचो कि बात करो तो हम चुप कर रहे हैं, पीयूष बेटा चुप हो जाओ, इससे खिचड़ी बन जाती है। आप उस जो डिग्निटी है ना क्लास की, उसको गिरा रहे हैं। हम एक एक को बोले, कह दो सर हम तो अभी तक 10th के बच्चे हैं, पहले हमें चुप कराओ, मुँह में बोतल लगाओ सर, उतना करें तुम्हारे लिए तो पढ़ाएं, तो पहले पढ़ लो क्लास में, अभी पढ़ो, आप उतने छोटे नहीं हो। सो डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। तो हम ये देखेंगे कि हमारे बॉडी में स्टेम सेल्स हैं और दूसरा कैसे हैं, जर्म सेल्स। ह्यूमन बॉडी है या कोई भी बॉडी, उसमें किस तरीके के सेल्स होते हैं। सो एनी ऑर्गेनिज्म एज स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स का दूसरा नाम क्या है, सोमा सेल्स, या फिर उसको क्या कहते हैं, बॉडी सेल्स। तो सोमा सेल्स भी है और दूसरा क्या चीज है बताओ, एंड, और दूसरा किसे क्या कहा बोलो, जर्म सेल। जर्म सेल का दूसरा नाम क्या है, सेक्स सेल। सेक्स सेल का दूसरा नाम क्या है, गेमीट्स। ये एक ही नाम है, ये भेष बदल बदल के आपकी कॉपी में जगह जगह आए, तो हमने आपको पहले से बता दिया, इन सबको एक ही मानो। सोमा सेल या स्टेम सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी है। तो सोमा सेल देखो, ये स्टेम सेल, इससे नाक भी बनी, आँख भी बनी है, ब्लड सेल भी बना है, बोन सेल भी बनी है, और जितनी भी तरीके की हैं, कार्टिलेज भी बनी है, बोन भी बनी है, ऑस्टियो सेल्स भी बनी, जो भी बॉडी में सेल्स हैं वो सब किसकी बनी हुई हैं, सोमा सेल या स्टेम सेल। अच्छा, इनके अंदर क्या है, इसके न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्ड हैं। कैसे होंगे सोमा सेल में, स्टेम सेल। सो स्टेम सेल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, थ्रू आउट बॉडी एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये बॉडी में हर जगह मौजूद हैं,
इनको अनस्पेशलाइज्ड सेल कहते हैं, जबकि इनको स्पेशलाइज्ड सेल कहते हैं। इनको किसी खास काम के लिए रखा गया है और इनको ये अपना अपना काम कर रही हैं। वैसे तो वर्क डिवीजन है ही है, लेबर ऑफ डिवीजन है ही है, उस तरीके से देखो तो सभी स्पेशलाइज्ड हैं। फिर भी इस चैप्टर में जब हम स्पेशलाइज्ड सेल कहेंगे तो हम गेमीट्स के लिए ही यूज करेंगे। समझ में आई बात? अब जरा देखो तो सोमा सेल से क्या बना है बताइए? क्रोमोसोम्स अकर्स इन पेयर। ये क्या होता है बताइए? सो इन स्टेम सेल क्रोमोसोम अकर्स इन पेयर। तो पहली बात होती है दैट इज क्रोमोसोम क्या होता है। सबसे पहले तो यही एक बात आ गई। सो अब जरा देखें, yes, the condensed form of genetic material is known as chromosome. So जैसे कि ये देखिए इस सेल में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में डीएनए है। तो डीएनए क्या बताइए? दैट इज डीएनए को कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सो किसी भी सेल में क्या होगा? डीएनए होगा। डीएनए इज द डबल, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। सो डबल स्ट्रैंडेड है, इसमें दो धागे हैं और दो धागे को जैसे मोड़ दो तो क्या होता है? जैसे ये डीएनए रखा है कि नहीं, दो धागे को आपस में क्या कर दिया गया है? मोड़ दिया गया है। तो दिस इज डबल स्ट्रैंडेड। और हेलिकल का क्या मतलब होता है बताइए? कि जैसे आपकी स्प्रिंग है, पैर में एक स्प्रिंग होती है तो ऐसे ऐसे चलती है और नीचे भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है तो वो अपनी पोजीशन बदलती जाती है, हेलिक्स उसको क्या कहते हैं? हेलिकल। तो डीएनए क्या है? डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। इट इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर ये देखो, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है। आपको हम डीएनए दिखा दें। इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा डीएनए, ठीक है, या ये भी कहा जा सकता है। तो जो डीएनए है हमारे सेल में या एक ह्यूमन के बॉडी में जितना डीएनए है उसको खोल दिया जाए तो धरती के 6000 चक्कर उससे लगाए जा सकते हैं, इतना लंबा एक ह्यूमन के सारे डीएनए अगर खोल दिए जाए, ठीक है। तो और डीएनए में क्या क्या है? तो डीएनए में दो अलग अलग स्ट्रैंड, ये देखो। तो डीएनए में क्या क्या चीज है? पहले इसका नाम देखो। सो इट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ कई कई चीजें हैं। एक है राइबोज शुगर और एक क्या है? न्यूक्लिक एसिड। दो अलग अलग चीज आ गई। सो अब ये हमारे पास क्या है? राइबोज शुगर होगी और क्या किससे किससे बना हुआ है? तो जरा देखें कि राइबोज शुगर है और साथ में न्यूक्लिक एसिड है। तो अगर कार्बन की 5 की चेन है, अच्छा 6 की चेन होगी तो आप क्या कहते हो? ग्लूकोज C6 होता है। और 5 की चेन हो जाए तब क्या कहोगे? बोलो राइबोज, ये राइबोज शुगर। तो इट इज C5H10O5 राइबोज शुगर। समझ में आ गई? तो अब जरा देखो O5। सो इट इज, ये कौन सी शुगर है? एक तरफ H एक तरफ OH, एक तरफ H एक तरफ OH, एक तरफ H और एक तरफ OH। अब जरा देखो तो 4 तो ये हो गए और साथ में राइबोज शुगर। सो 1 2 3 C और
4 की चेन हो गई। राइबोस शुगर According to Wikipedia, ribose is a simple sugar and carbohydrate with molecular formula C hydrogen oxide and a linear form composition H-. इस पर The naturally occurring form, D-ribose, is a component of the ribonucleotides from which RNA is built, and so this compound is necessary for coding, decoding, regulation, and expression of genes. ये देखो, ये हो गया ऑक्सीराइबोस शुगर। अगर इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दी जाए तब इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। जब हम ऑक्सीजन रहने देते हैं तब ये आरएनए है, ये डीएनए की सेक्रेटरी है। जहाँ यहाँ डीएनए भी है ना, तो एक आरएनए भी होगा। वो एक होगा मैसेंजर आरएनए, बताएगा कि बाहर से एक आया है पैथोजन, मैसेंजर आरएनए। एक और ये फिर आएगा, यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से कोडिंग ले जाएगा, ट्रांसफर आरएनए। और एक आरएनए जो राइबोसोम पे बैठेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो आरएनए इसकी सेक्रेटरी है, वो उसके काम में मदद करती है। और डीएनए मैनेजर है, जो सेंटर में, केंद्र में बैठा हुआ। इसका काम क्या है, प्रोटीन बनाना, और दूसरा काम क्या है, रिप्रोडक्शन। डीएनए के 2 काम हैं, एक क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस, और दूसरा है रेप्लिकेशन। समझ में आया? तो डीएनए क्या चीज़ें बताइए, एक तो उसमें राइबोस शुगर होगी और एक होगा फॉस्फेट। 2 चीज़ें, जरा यहाँ देखो, येलो कलर का क्या है बताइए, ये येलो शुगर है। इधर देखो, ये क्या लिखा है, शुगर। और पी से क्या है, चॉकलेट कलर में फॉस्फेट। तो इसकी जो बैकबोन बनी है, ये किसकी बनी बताइए, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। तो इसमें फॉस्फेट भी लगा है। क्या H3PO4 वर्ड आपने सुना, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 है ना। तो अगर मान लीजिए इसके साथ यहाँ पे एक ही आ जाए, और फिर यहाँ पे देखो P है, और यहाँ OH आ जाए, क्या आ जाए, और OH आ जाए, और यहाँ पर एक H, और फिर से, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये डबल बॉन्ड हो, तो H3PO4 हो गया। ये देखिए, अब इसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, और इधर फिर से यही चीज आ जाए, ये अब पलट के आ जाए। जैसे यहाँ OH है, यही चीज इधर भी आ जाए, तो आप एक चेन यहाँ देख लेंगे, O है, C है, और फिर C, और फिर C। अब ये देखिए, फिर यहाँ दूसरा C, फिर यहाँ पर क्या है, एक OH है, H है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ से एक H O हटा दो। अब ये डीऑक्सी हो गया कि नहीं, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही काम करो, H, और यहाँ पे क्या है, OH और H, और फिर यहाँ पर CS2OH और H। फिर से देखो, क्या यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा, तो एक चेन बन गई कि नहीं। अगर H2 हटा दो तो O का P से कनेक्शन, फिर इस वाले O का इस P से कनेक्शन, तो एक लिंक पूरा बन जाएगा। यानी एक क्या बना बताइए। अब अगली लाइन में देखो, यहां पर कि इसमें देखिए, दैट इज शुगर एंड फॉस्फेट लिंक, sugar and phosphate link in DNA. तो According to इसकी इमेज nature, देखो, DNA and RNA are composed of nucleotides that are linked to one another in a chain by chemical bonds, called ester bonds, between the sugar base of one ये देखो, nucleotide and the phosphate इस base of चीज the को basic देखो, nucleotide. The sugar is the 3' यहाँ end, पर and the देखो, phosphate is the क्या 5' चीज end दिखाई जा of रही this है? nucleotide. कि एक फॉस्फेट और ये राइबोस शुगर है। देखो, फॉस्फेट के बाद क्या आया, राइबोस शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर राइबोस शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर, तो ये पूरी लिंक बन गई। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको अब हम तिरछा करते हैं, इस चीज को क्या करते हैं, तिरछा। तो आपके पास क्या क्या चीज आई बताओ, पहले OH, और फिर यहाँ C है, O, C, ये देखो OH, यहाँ पर क्या आएगा, CH2O, और O के साथ किसका लिंक है, P का, ठीक है, दैट इज OH। फिर अब आपने से हटा दिया है क्या? क्या अब आपने इसको हटा दिया?
हटाया कुछ नहीं है, अब इसी में आप लगा दें, दैट इज OH और H और ये H वही चीज है। अब इसके बाद एक ही आ गया और अगले में क्या आएगा, O से क्या लिंक है C, फिर O C और CH2OH, फिर ये भी आगे जुड़ता चला जाएगा और यहाँ पर क्या होगा ये, सर जिसमें हमने बॉक्स बनाया है हाँ वो हट चुका है। दैट इज OH और H। ये एक लिंक है, सर वो जो यहाँ पे था आपने जिसमें बॉक्स कौन सा? H2O वो तो हट गया। वाटर मॉलिक्यूल जब हटेगा तभी कंडेंसेशन है। अच्छा ये शुगर है, ये क्या है फॉस्फेट, तो यहाँ लिखो शुगर और फिर उसके बाद क्या लिखो उसके आगे, तो ये फॉस्फेट हो गया, फिर क्या लिखो शुगर, और इस तरीके से एक लिंक बन गई और फिर क्या बन गया फॉस्फेट। ऐसे 2 स्ट्रैंड बनाओ, नीचे भी बनाओ, तो शुगर के सामने क्या होगा शुगर, फिर क्या होगा फॉस्फेट और फिर क्या होगा शुगर और फिर क्या होगा फॉस्फेट। अब जरा देखो, क्या तुम इसमें यही चीज देख रहे हो, एक यहाँ पे क्या दिखाया गया है येलो शुगर है और ये कलर कैसा है चॉकलेटी फॉस्फेट है, तो 2 ऐसे स्ट्रिप हैं, 2 एक साथ। अभी हम इसको पूरे को टर्न कर देंगे, जिससे घुमाया नहीं जाता है, लेकिन तुम क्या इस बात पर तुमने गौर किया, जैसा कि सुप्रिया ने भी गौर किया कि ब्लू के साथ रेड है, जहां ब्लू है वहीं रेड है, यानी ये बिल्कुल पता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने देखा 4 चीजें, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और थाइमिन, 4 बेस हैं। वो 9th में आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, फिर से फिर भी बताते हैं क्योंकि सब पूरा पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार और रिवाइज होना चाहिए। तो हमने क्या बताया कि 4 बेसेस हैं। तो एडेनिन के साथ क्या होता है, पहले बेस समझो क्या होता है, इस तरीके के बेस होंगे, इन सब में यहाँ N लगा रहेगा और फिर इनमें कुछ ना कुछ अतिरिक्त होगा, तो जैसे ये देखो COOH ऐसा, तो ये एडेनिन है, इसको क्या कहेंगे एडेनिन। ऐसा ही कुछ ना कुछ दूसरे में होगा, वो गुआनिन होगा, ठीक है। तो ये समझिए इनका कोई ना कोई शेप होगा, एडेनिन का अलग शेप है, गुआनिन का अलग शेप है। सो दीज आर 4 बेसेस जो किनके साथ जुड़े हैं। आप इनका प्रॉपर फार्मूला देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, दैट इज थोड़ा फैमिलाइजेशन के लिए ठीक रहेगा, 4 bases of DNA and their structure। According to National Human Genome Research So, Institute, यहाँ पे आप देख लो, adaptive sugar is one of 4 ये आप देख bases: रहे हैं? adenine, cytosine, guanine, or thymine. तो The 2 ये strands are held together by hydrogen bonds between pairs of bases. एडेनिन, Adenine तो pairs इस with तरीके से thymine सिंपल and स्ट्रक्चर cytosine है, pairs ये with बेसेस guanine. है। एडेनिन है तो उसके साथ थाइमिन लग गया, और साइटोसिन के साथ क्या लग गया बताओ, तो इनके आपस में बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड भी बना है बट वो आपको धूमिल दिखाई दे रहा है, बट बॉन्ड है। तो इसमें आप ये जान लीजिए, अगर इसके पास इस शुगर में एक एडेनिन है तो एक इंटरलॉक सिस्टम होता है, तो इससे कौन सा जुड़ सकता है, दैट इज एडेनिन के साथ थाइमिन, क्योंकि वो इसमें इंटरलॉक होना चाहिए। और जैसे ये देखो, मान लीजिए साइटोसिन है तो उसके साथ कौन इंटरलॉक करेगा, गुआनिन। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ शुगर है, शुगर पे होंगे, फॉस्फेट पे कोई नहीं जुड़ता, इसी पे जुड़ेंगे। तो अगर यहाँ इस बार ये T आ गया, ये देखो, तो T का कैसा फेस होगा, ये इस तरीके से है कि नहीं। तो ATSD के नाम लिख दीजिए। ये देखो, वो तो मैं लिख दूंगा, इधर देखो शुगर, तो बोलो T है तब इधर क्या आएगा, ये आ जाएगा कि नहीं। मेरी बात है, अगर मैं तुमको कह दूं ACT है तो क्या तुम उसका जो कंटेम्पलेट है उसे बना लोगी, मैं कहूं कि अगर मेरा स्टैंड ACT है, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, द 4 बेसेस आर, देखो एक शुगर है, उस शुगर का नाम बताओ। जो शुगर थी वो ऑक्सीराइबोस थी कि डीऑक्सीराइबोस, सीधी बात बताओ, क्योंकि हमने यहाँ ऑक्सीजन हटा दिया था OH में से, तो अब ये डीऑक्सीराइबोस है। और शुगर है और एक फॉस्फेट है, फॉस्फेट का फार्मूला बताओ, बताइए। H3PO4 जो कि फास्फोरिक एसिड है, H3PO4 तो सभी जानते हैं कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है
also the two strands या two backbone, किसकी backbone? Sugar and phosphate are interlinked with 4 bases. वे किससे जुड़ी हुई हैं? वे 4 bases के नाम बताओ अर्पिता. Adenine, thymine, guanine and cytosine. So लिखो. अभी हमने जो लाइन बोली फिर से बोलो जरा. ये जो है एक दूसरे से लिंक होता है इसके 4 बेसिस. That is 2 backbones are made of sugar and phosphate and these are interlinked with 4 bases. इतना बोल के दिखाओ. Sugar and phosphate Makes the 2 backbones. makes the 2 backbones and These are these are linked with 4 bases. सही है. देखो 2 strands. Strands का मतलब धागे होते हैं. Strands of DNA are made of, ये किससे बने हैं? Made of ईशान बोलो. शुगर, राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर है कि नहीं? Made of, हम ज्यादा वो नहीं बोलेंगे, बस शुगर एंड फॉस्फेट बोल दो. वहां तो आपको लिख दिया था कि जो डीऑक्सीराइबोस है, शुगर कौन सी है? डीऑक्सी. तो डीऑक्सीराइबोस है और ये कौन सा है? दैट इज फॉस्फोरिक. ऐसे उन्हीं से तो मिलके बना है. ठीक है. और इसको कहते हैं एक ये चीज हो गई. सो शुगर एंड फॉस्फेट. अच्छा, इसके आगे की लाइन यशिका बोल के दिखाओ. 2 स्ट्रैंड तुमने बता दिए. एंड दीज आर, बोल रही हो सही बोलो. यही है. सो दीज आर इंटरलिंक्ड विद किसके द्वारा? 4 बेसेस. तो 4 बेसेस कौन कौन से हैं? दैट इज एडेनिन, थाइमीन, फिर साइटोसिन और चौथा क्या है? गुआनीन. ये देखो गुआनीन को जी से डिनोट करेंगे. इतनी बात समझ में आ गई? तो अब हाँ, एक्चुअली में ये जो है ये जेनेटिक मटेरियल है. जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि इनके द्वारा, इसके पास एक कोड है जो प्रोटीन बनाता है. और हमारी बॉडी में 2000 तरीके के प्रोटीन है. तो हमारी बॉडी में कौन सा प्रोटीन बनना है, फिर हम मनुष्य बनेंगे, ये सब का कोड किसके पास है बताओ सुरक्षित? डीएनए के स्ट्रैंड के पास. डीएनए बहुत लंबा धागा है और हमारे इस सेल के अंदर कितने टुकड़े डीएनए के हैं बताओ? 23 सेगमेंट्स हैं. इसके हैं बताओ. लेकिन ये जब कंडेंस हो जाए, लपेटते जाओ तो क्रोमोसोम बन जाएगा. ये क्या बन जाएगा? अभी वो हम आगे बता रहे हैं. और इसी का अगर थ्रेड खोलते जाओ, जिससे ऊन नहीं खोलते हैं, तो खुलता चला जाएगा. बहुत खुलेगा तब थोड़ा सा खुलेगा. यहाँ से तुम अमेरिका चले जाओगे तो इतना ही खुल पाएगा. हाँ, बहुत ज़्यादा इसमें होता है. तो हम कह रहे हैं ये सिंगल रैपिंग, प्राइमरी रैपिंग, सेकेंडरी रैपिंग, टर्शरी रैपिंग, क्वाटरनरी रैपिंग अभी हम दिखा रहे हैं आपको. मेरा ये कहने का मतलब है, जैसा इन्होंने शुरू में बता दिया, द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम. और कितने टुकड़े हैं बताओ? 23 टुकड़े हैं. 23 टुकड़े अगर कंडेंस हो जाए तो क्या 23 क्रोमोसोम होंगे? हो जाएंगे. लेकिन उसके पहले हमने आपको बताया था जो सोमा सेल है वहाँ 23 क्रोमोसोम नहीं है, वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है. 23 तो मुझे अपने पिता से मिले हैं और 23 अपनी माँ से. तो हम कहेंगे इसके अंदर 46 टुकड़े हैं. कितने टुकड़े वो हम आगे देखें, हमें उससे भी ज़्यादा लेना देना नहीं है. लेकिन तुम इतना जान लो, इनका जो ये एक अरेंजमेंट है, बहुत लंबी चेन है. ATTGCCTTGSS ऐसे करते चले जाओ, बहुत लंबी कोडिंग होगी. उसी में प्रोटीन बनाने का राज छिपा है. सर बायो लेने पे ये सब आएगा. समझिए. तो आपने क्या देखा? ये क्या है बताइए? डीएनए. इट इज द जेनेटिक मटेरियल जो जिसमें कोड है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होगी. समझ में आ गई बात कि नहीं? तो जरा इस बात को लिखें. अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आपको? अब आगे की बात देखें. अभी वो सब धीरे धीरे आएगा. इतना आया समझ में? डीएनए हो क्या रहा है ये तो पता चल गया ना. अब लिखो कि
इंटरलिंकिंग समझ में आ गई। आगे की बात देखिए कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, व्हाट डज इट मीन बाय जेनेटिक मटेरियल? अब इसका मतलब समझो, यानी द कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम। इतना तुम्हें समझ में आ गया? देखो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम दैट इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है। ये क्या है? जब ये कंडेंस हो जाएगा, ये बहुत लंबे उलझे हुए इंटेंगल्ड थ्रेड है क्रोमाटिन। जब उलझे हैं तो क्रोमाटिन बोलो, तो उलझे हुए इंटेंगल्ड थ्रेड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमाटिन। तुम तो सब 9 का याद किए बैठे हो, तो दैट इज क्रोमाटिन। इंटेंगल्ड थ्रेड ऑफ डीएनए, उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड। लेकिन कभी कभी ये लोग कंडेंस भी हो जाते हैं। जब इनको क्या करना होता है? रिप्रोडक्शन, तब ये क्या हो जाते हैं? कंडेंस। इज कॉल्ड क्रोमैटिन। उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं, जब तक ये उलझे हैं तो उसे क्या कहेंगे बोलो? ये देखो, ये न्यूक्लियस है, इसमें ऐसे ऐसे उलझे पड़े हुए, तब उन्हें क्या कहेंगे? क्रोमैटिन। और कंडेंस हो जाए तो क्या कहेंगे? क्रोमोसोम। पहला इतना देखें, फिर इसके बाद की बात करेंगे। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये देखो, proteins and other different proteins. Cells are the smallest living units of organism. All cells have 3 things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its इससे बात कर दो environment. सुप्रीम। Cytoplasm, which is a jelly-like आइडेंटिकल कॉपीज, जरा सा भी, यानी इतना लाख है, कितने लाखों और अरबों कह सकते हो, यानी एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन, अगर एक ही जगह टी आ गया, वो बच्चा अपंग पैदा हो गया। इट शुड बी एग्जैक्ट। जरा सा गड़बड़ हुआ नहीं, समझो 0.0000 10 जीरो लगा दो, फिर 1 लिखो, इतने परसेंट की एरर का मतलब है बच्चा हैंडीकैप्ड। सो द 2 कॉपीज शुड बी एग्जैक्टली सिमिलर। वो बात अलग है, जैसा इन्होंने कहा कि हमने तो कुछ पिता से पाए, कुछ मदर से, तो वो हम डोमिनेंस और रिसेसिव अलग देखेंगे, जैसा कि ध्रुवांशी बता रही हैं। वो कॉन्सेप्ट हेरिडिटी का, लेकिन हम थोड़ा आपको बता देंगे यहाँ। फिर भी देयर इज, कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि थोड़ा सा इरर कर दें। देयर इज नो चांस ऑफ इरर एट ऑल। ऐसा होने पर उस बच्चे को अपंग ही पैदा होना, म्यूटेटेड चाइल्ड है, मतलब अपभ्रंश बच्चा पैदा होगा। सुनो जरा, हमने क्या बताया? द डीएनए शुड प्रोड्यूस एग्जैक्टली सिमिलर कॉपीज, जो कि आपकी हेडिंग भी बताती है। सो एंड प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल कॉपीज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या कहेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। जरा देखो, डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब है प्रतिकृति। अपनी ही जैसी कोई तुम प्रतिकृति बना दो तो उसको क्या कहेंगे? जरा देखिए, मान लीजिए कि किसी सेल में एक डीएनए था बहुत लंबा, ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया में होता है, और फिर प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होता है, पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने 9th में? सिंगल एक ही डीएनए का लंबा थ्रेड होगा, और हम लोगों में 23 पे, और देखो स्टेम में तो 46। अब जरा देखो, इसमें अब ये खुलना शुरू हुआ, इसको अब जब इसके पास बहुत बड़ा सेल हो गया, अमीबा वो बहुत बड़ा हो गया, आपने देखा ग्रो करता है, हम आपको दिखा भी देंगे। तो यहाँ पर ये जरा देखो, क्या इसके पास यहाँ एडिनिन है, और फिर यहाँ पर क्या आया?
ये कि साइटोसिन का बनाया था ना, साइटोसिन। अब फिर मान लो इसके आगे गुआनिन भी आ गया। अब फिर से ये क्या है बताओ, ये देखो, तो एडेनिन ये इसका स्ट्रक्चर है, आपसे ज्यादा मतलब नहीं है। अब ACG ये है कि नहीं, और ये क्या है बोलो, ACG, और ये थाइमिन, और यहाँ पर इसके दूसरा कैसा था बताओ, उसमें दो ऐसे थे नो, तो ये थाइमिन था, इसके पास गुआनिन। अच्छा ये खुल गया, और इस पे साइटोसिन था, और इस पे ये ऐसे था, तभी तो उसमें हाथ जम जाएगा। तो इस तरीके से G, और ये क्या है बोलो, गुआनिन है, तो दैट इज गुआनिन। तो यहाँ पे क्या होगा, और ये क्या हो गया, एडेनिन। अब जब ये खुला, सेल के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड बेसेस तैर रहे हैं, बहुत सारी शुगर तैर रही, राइबोस शुगर, बहुत सारे फॉस्फेट, खट 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 आगे इससे मिल जाएंगे। तुरंत इसके बगल कौन आ जाएगा, जैसे ये खुला तो ये क्या गया बोलो, साइटोसिन, और उसको किसने लपेट लिया, शुगर ने। और शुगर के बाद फिर अगला क्या आ गया, फॉस्फेट भी आ जाएगा, फिर से शुगर आ जाएगी, और यहाँ कौन आ जाएगा, एडेनिन। जो भी इसका बनता हो तो यहाँ से लेगा, शुगर और ऐसे खूब तैर रहे हैं वहाँ। अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे जुड़ते हैं, सही है। अब यहाँ देखो ऐसे, और आगे बताओ, यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, फॉस्फेट, और फिर वो तो आ ही जाएगा। ये क्या हो गया, G, और ये क्या है, थाइमिन, और वो धीरे धीरे बन रही है, और यहाँ पर भी ऐसे बन जाएगी। बोलो इधर कहीं डिस्टरबेंस हो रहा है, सो दैट इज एडेनिन है बेटा। यहाँ क्या जुड़ेगा धर्मेंद्र, तभी तो ये नहीं है, समझ ही नहीं पा रहे तो बोलेंगे नहीं क्या, जो चीज जो आदमी समझ नहीं पा रहा बेचारे उसके क्या करे, बैठ थोड़ी सकता है 2 घंटे में। तो ये देखो यहाँ पे ये किसका शेप है, ये बता लो, रुक जाओ। हाँ अच्छा, ये वहां से नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं। तो थाइमिन, ये किसका शेप है बेटा, ये अर्धगोलाकार, वहां से भी नहीं समझे। और ये साइटोसिन, ठीक है। 9th में नहीं सीखे थे क्या ये, इसीलिए नहीं सीख रहे 10th में। चलो अब इतनी बात हो गई। क्या ये दोनों यहाँ भी सीधी, यहाँ भी सीधी, वही बन गया क्या, एग्जैक्टली बन गया ये तो क्या एक कॉपी से 2 बन गई। अब वहां तैर रहे थे, और फिर ये मुड़ जाए, ये धीरे धीरे खुलती जाए, स्ट्रिपेज इसको खोलता चला जाएगा, तो अब फिर ये अलग अलग मुड़ जाए, फिर ये दोनों जब पूरी 2 बन जाएंगी तब भी क्रोमोसोम सिंगल होता है ऐसे। लेकिन अब ये खुला, फिर ये बन गई, फिर इन्होंने कंडेंस हुआ, फिर ये क्या होंगी बोलो, कंडेंस होने पर भी ये ऐसे बनेंगी, एक जगह दोनों फिर भी जुड़ी रहेंगी, उधर से भी खुलेंगी, इधर से एक जगह जुड़ी रहेंगी। उसको कहते हैं सेंट्रोमियर। वो बिल्कुल लास्ट में अलग होंगी, वो मैं अभी बता रहा हूँ। यानी ये 2 कॉपीज हो गई, ये अनरेप्लिकेटेड कॉपी है। जरा समझो तो, यानी ये जो डीएनए है ना, तो हमारे पास ये क्रोमोसोम है, ये कौन सा क्रोमोसोम है बोलो। अच्छा बताओ अंशिका, ये डाइप्लॉइड है कि हैप्लॉइड, डाइप्लॉइड क्योंकि पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। यहाँ क्या है बताओ, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो इस पे 2n क्रोमोसोम है। अच्छा ये खुली, उधर से भी खुल गई, और फिर लेकिन एक जगह से जुड़ी रहेगी नहीं, और फिर कंडेंस हो गई, जब इनका रेप्लिकेशन हो गया तो फिर से मुड़ी, एक जगह बस जुड़ी रही। समझ में आई बात कि नहीं, वो सेंट्रोमियर है। क्या मेरा कहने का मतलब है, ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन है ना, वो इधर से भी हुआ और इधर से भी हुआ, तो यहाँ पर भी खुली, और अगर फिर इससे यहाँ से कंडेंस हो जाए, यहाँ से, तो क्या यही ना बन जाए, फिर कहीं लपेटना शुरू करो। अब चलो सब लोग फर्नीचर अपना जमाओ, अब तुम्हारी रिलायंस कंपनी बनने वाली, लाओ हमारा फर्नीचर, अब तो वो भी अपना कहें आओ आओ, ऐसे करने लगे, तो इधर वो कंडेंस हो गए कि नहीं। अब वो यहाँ कंडेंस है, अब ये टूटेंगी, उसके लिए तुम्हारे पास सेंट्रियोल है। सेल में तुमने अलग अलग ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी, अब वहाँ पर सेंट्रियोल का फंक्शन। अभी देखो, अब जरा देखो ये सेल में क्या हुआ बोलो, यहाँ से ये फिर से सेल आ गए। अच्छा इसमें न्यूक्लियस है, जिस समय सेल का डिवीजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड सब खत्म हो जाते हैं,
ऑल आर ईटन अप, सिर्फ न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस रह जाता, कुछ नहीं बचता। तो अब इनमें क्या होगा बोलो, बाद में वो लोग खुद कहेंगे हमारे पास तो कोडिंग है ही, हम खुद बना लेंगे, तुम लोग जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, नया स्कूल खोलेंगे, नए बच्चे हैं, बन गए। इसके पास 2n क्रोमोसोम है, इसे हमने क्या कहा, ये डाइप्लॉइड, ये हमारी बॉडी की सेल है, ये तुम्हारी बॉडी की सेल है, तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, तुम्हारे बॉडी में सेल डिवाइड हो रहे हैं, वो इसी प्रकार से हो रहे हैं। समझ में आई बात? अच्छा, अगर तुम इतना ही समझ गई हो तो बताओ इसके पास कितने n क्रोमोसोम है, इसको क्या कहोगे? वो सही बताने, टेट्राप्लॉइडी। कोई नहीं बता पाया सृष्टि को, इसकी प्लॉइडी ही टेट्रा, क्योंकि डबल हो गया, सारे आके चिपक गए, तो इसकी प्लॉइडी क्या हुई बोलो? तो टेट्राप्लॉइड हो गया। और इस प्रोसेस को क्या कहा गया? दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। हो गया रेप्लिकेट, यहाँ बगल में हो रहा है। इसको क्या कहा गया बोलो? डीएनए। सर ये टूटेंगे तो सेल भी ऐसे, ये क्या लिखे हैं अभी बता रहे हैं, टेट्रा। बोलो बात समझ में आ गई? आगे की बात समझो। तो इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि एक सेल से कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, बगल में प्रोसेस सेल या फिर कंडेंस हो गया। यहाँ तक समझ में आया अंशिका? मतलब ये जो क्रोमोसोम है ना, ये ऐसे नहीं, इनको खुलना पड़ेगा। ये पहले क्या होते हैं बताओ? ओपन होते हैं, फिर रेप्लिकेट होते हैं, और फिर क्या होते हैं? कंडेंस। बोलो बात समझ में आई? पहले खुले, सिंगल ही तो था, जब सिंगल है फिर उनमें दोनों तरफ ऐसे ऐसे देखो, दो सेम चेन बन गई, कंडेंस हो गए। ये एक के खुलने का तरीका बता रहा हूं, दूसरा उधर खुलेगा। भाई ये तो एक थ्रेड है ना, इसी में तुम ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सिंगल डीएनए, इसमें भी अगर तुम देखोगे तो क्या ऐसे डीएनए नहीं निकला हुआ है? वो तुम खोलोगे तो ऐसे डीएनए से बन गई, तो क्रोमोसोम है क्या तुम्हें बताया गया? तो क्रोमोसोम को ये समझो कि और कुछ समझ रही हो, और उसके खुलने का तरीका यहाँ समझो। खुल गया तो एक जगह चिपका रहेगा, और बाकी कंडेंस हो गया, जहाँ चिपका उसको क्या कहेंगे? सेंट्रियोल की अलग बात करेंगे, आगे हो रहा है। अभी तुम सेंट्रोमियर समझो। तो दोनों जगह चिपके हुए, इतनी बात समझ आ गई? तो आपने क्या देखा, ये इधर खुल रहा है और यहाँ पर इसका अलग से रेप्लिकेशन हो रहा है। ये चीज समझ में आ गई? रेप्लिकेशन का वीडियो देखें फिर हम आगे चलें, नहीं तो हम समझ कैसे पाएंगे। सो लेट अस सी डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, फिर आगे की बात होगी। ये इसी में से दिखा रहे, देखो एक सिंगल से रेप्लिकेट करा है, तो सिंगल स्ट्रिंग्स में कुछ चीज है क्या ऐसा? क्या चीज? मुझे इसको कट करनी है। स्ट्रिपेज है एक, वो उसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, वो उसको काट रही, वो अपने आप खुलता चला जाएगा। एक स्ट्रिप करने वाला स्ट्रिपेज, स्ट्रिप कर रहा है तो उसका नाम हम ही लोगों ने रखा है स्ट्रिपेज, उसका ज्यादा कोई मतलब नहीं है। सर ये डीएनए रेप्लिकेशन एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। क्या चीज है? एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जरा देखो, मान लीजिए कुछ चीजें अब आप देखिए, अब लगभग आप समझ चुके हैं डीएनए रेप्लिकेशन, अब थोड़ा सा और बताना है मुझे, फिर से समझो नाउ कि किस तरीके से माइटोसिस होती है। माइटोसिस हमारी बॉडी में हो रही है, अब फिर मैं मियोसिस भी बता दूंगा हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हो रही है, दोनों चीजें समझो इस बात। तो ये देखो, मान लीजिए कि हमारे पास ये, तो ये दोनों क्रोमोसोम है, तो दो क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम आपको कहाँ से मिले हैं? ये देखो, एक मदर से एक फादर से मिला, एक मदर से मिला और एक फादर से, यानी जो शुरुआती प्रक्रिया थी तो उसमें एक हमारे पास ये फादर का स्पर्म सेल था, फादर का गेमीट था स्पर्म, और मदर की क्या थी? ओवा। तो ये हमें आधा यानी
एन क्रोमोसोम किसने दिए बताओ? और एन क्रोमोसोम किसने दिए? अच्छा, अब जरा देखिए, यानी ये दोनों हैप्लॉइड है क्या? ये स्पर्म हो गया और ये क्या हो गया? ओवा, एन क्रोमोसोम है, तो ये भी हैप्लॉइड है। जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो मेरा कहने का मतलब है 22 ऑटोसोम्स प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम, यानी 22 ऐसे क्रोमोसोम है इसमें। 22 में दिखाऊंगा नहीं, 2 ही 3 दिखाऊंगा, लेकिन आप समझ लो जो हमारा फीचर डिसाइड करते हैं। तुम देख लो भाई बहन चलेंगे, ये इनका भाई देखो तो इनकी याद आती है, इनको देखो तो देवव्रत की याद आती है, बिल्कुल एक जैसे। दोनों के ऑटोसोम तो वही है ना। और एक सिंगल जो 23rd है वो सेक्स क्रोमोसोम है, वो हमारा जेंडर डिसाइड कर देगा। और 22 क्या डिसाइड करेंगे? हमारा फीचर। भाई बहन एक घर के एक ही जैसे होते हैं, समझ में आ गई बात? मतलब 2 डिसाइड करेंगे। तो इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। कितने क्रोमोसोम्स हैं? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिटेल ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम, तो आपको लिखना होगा 22 ऑटोसोम्स प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम। तो 22 क्या है बताइए? ऑटोसोम प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम। तो वो हम जेंडर बाद में देख लेंगे कैसे होगा। और इसमें भी क्या है बोलो? 22 ऑटोसोम और प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा, जब मान लीजिए ये मदर के ओवा में ये स्पर्म, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा तो इनका और इनका जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज होगा। फ्यूजिंग ऑफ फादर न्यूक्लियाई या मेल न्यूक्लियस इनटू फीमेल न्यूक्लियस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इसी को निषेचन की प्रक्रिया कहा जाता है, फ्यूजिंग। और इससे क्या हुआ? ये एन है और ये एन है। मान लीजिए इसने अपना क्रोमोसोम इसमें डाल दिया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? फिर इसको नष्ट हो जाना होगा, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, खुल गया। और इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस क्या हो गया? कंबाइन हो गया। अब इसे क्या कहा जाएगा? 2n। और ये जो 2n हो गया फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये जाइगोट हो गया। तो वो जो हम अब ये जो जाइगोट हो गया ये फर्स्ट सोमा सेल है या फर्स्ट स्टेम सेल। बात समझ में आ गई? चला ये देखिए, तो आपने देखा मेल और फीमेल न्यूक्लियस को, इसको क्या कहेंगे बताइए? फर्टिलाइजेशन। ये चीज तो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन कहीं कहीं बैक्टीरिया में तो ऐसा कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो ऐसे केसेस में भी तो कुछ तो होता होगा। तो अब हम ये तो हमने देख लिया कि इन दोनों को मिलने से जो चीज बनी वो क्या हुआ बताइए? ये बना दैट इज 2n क्रोमोसोम। और उसे मैंने क्या कहा बोलो? जाइगोट। तो 2n क्रोमोसोम। 2n क्रोमोसोम का क्या मतलब है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब जरा ये देखो, ये न्यूक्लियस हमने बना लिया, और भी ऑर्गेनेल्स होंगे बट मेरा हाईलाइट न्यूक्लियस पर ही है। ये जरा देखो, ये और दैट इज दूसरा। तो हमको फादर ने एक दिया और किसने दिया? मदर ने। तो ये एक है और इसी का जो बिल्कुल इससे मिलता जुलता आकार है तो वो मदर के पास भी था। तो क्या हमारे पास एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिल गया? सबसे ज्यादा तुम चांदनी चौक में जाओगी तो पीरियोडिक टेबल 20 रुपए का चार्ट और ह्यूमन जीनोम चार्ट, इसके अलावा कहीं कुछ मिलता ही नहीं। अब हम देखेंगे ह्यूमन जीनोम चार्ट। तो 2 ही चार्ट इतने महत्वपूर्ण हैं, ये 9th में देख लो या MSc की लैब में देख लो, यही टेबल लटके मिलेगी। तो इससे फिजिक्स भी हो जाती है, केमिस्ट्री भी हो जाती है, इतनी महत्वपूर्ण। सो क्योंकि अल्टीमेटली मेटलर्जी या दूसरी चीजें, हर चीज, मेटल की क्वालिटी, सब कुछ तो उसी में है। अब जरा देखिए कि इससे पहले एसी का थोड़ा टेम्परेचर ह्यूमन जीनोम चार्ट देख लो। तो हम लोग देखेंगे वास्तव में ये पेयर में होते हैं। सो ह्यूमन जीनोम चार्ट आपको दिखा दें। दूसरा देखिए, 23 pairs of chromosomes. According to Mount Sinai,
Normally, each cell in the human body has 23 pairs अभी of स्टेम chromosomes. दिखाएं जो Half come कलर्ड from the है। mother, the other half come from the father. 2 of the chromosomes determine your sex as male or female. ये कहीं ना कहीं से जुड़े हैं। ये जरा देखो, तो यहाँ क्या पता चल रहा है? ये देखो, ये इनके में आप सेंट्रोमियर देख पा रहे हैं? इधर देखो, अभी बता देता हूँ। देखो तुम इसमें क्या देख पा रही हो? सेंट्रोमियर है जहाँ ये जुड़े हुए हैं। क्या ये आपको देखने से क्या लगता है बताओ कि यहाँ पर अगर ये सिंगल थ्रेड है, अभी सेंट्रोमियर की जरूरत नहीं है, नहीं तो अभी जब एक्स फॉर्म में हो जाए, ये सिंगल थ्रेड है ना, ये पहला वाला केस है। तो पहले वाले केस में मुझे थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा, आप भी अपनी कॉपी में अमेंड कर लें। यहाँ हल्का सा पतला कर लो जिससे पता चले कि ये ऐसे जुड़े हैं, सिंगल। बात समझ में आ गई कि नहीं? ऐसा ही ये फॉर्म है, ऐसा दिख रहा है आपको, सिंगल। और ये डबल में तो क्लियरली पता चल जाता है एक्स, वहाँ एक्स नहीं है, वहाँ सिंगल है। और पहला पेयर एक तुम्हें माँ से मिला और एक किससे मिला? पिता से। अच्छा ये देख लो, ये मेल और फीमेल, मेल में सब एक्स है, इधर ध्यान दो। और जो ये जो फीमेल है उसमें सब एक्स है। अब मेल में एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि कोई मेल दोनों जनरेट करा है। मेल में अगर 10 लाख स्पर्म्स है तो 50,000, 10 लाख का मतलब 5 लाख स्पर्म्स में एक्स होगा और 5 लाख। अगर मेल का एक्स फीमेल के एक्स से मिला, फीमेल के पास तो एक्स ही है, तो फिर वो फीमेल ही बनेगी। फीमेल बनने के लिए 2 एक्स चाहिए। और मेल का संयोगवश जो वाई पार्ट है वो फीमेल के पास तो एक्स ही है। फीमेल इज नॉट द डिटरमाइनर ऑफ द जेंडर ऑफ द बेबी। सो मेल का अगर मान लीजिए वाई है तो वाई और एक्स मिल गया, तो क्या तुम बता सकते हो कि ये मेल का क्रोमोसोमल चार्ट है या फीमेल का? दोनों एक्स होंगे तो फीमेल, एक एक्स होगा और एक वाई होगा तो मेल। क्या तुम बता सकते हो कि इस बच्चे ने ये वाई क्रोमोसोम किससे पाया होगा? और ये अपनी मम्मी से पाया होगा। अगर यहाँ 2 एक्स होते तो भी एक्स एक तो मम्मी से ही पाया होता, लेकिन दूसरा एक्स अपने पापा से पाया होता। तो तुम्हें ये चार्ट पता चल गया। सो दैट इज द ह्यूमन क्रोमोसोम चार्ट। अच्छा यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? 5 मिनट की चीज और बतानी है आपको। जरा ये देखो, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम बन गया, अब एक पेयर ऑफ और बनाते हैं। तो ये इनके आकार अलग अलग हैं। क्या इस बात पे आप ध्यान दे रहे हो कि जो दूसरा है मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये दूसरा, और इसी तरीके से यहाँ पर भी है। ऑटोसोम एक 23 पेयर है, वो अलग शेप का है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, जेंडर डिटरमाइन कर देगा। ये सब ऑटोसोम है। ऐसे बस हमने बता दिया कि 22 फीचर डिटरमाइन करते हैं और एक और तो कोई बात नहीं है, ठीक है कि नहीं? जरा देखो इसको क्या मिल जाएगा यहाँ से, बच्चे को क्या ये भी मिल जाएंगे दोनों? ये देखो, ये सेकंड पेयर बना दिया, ये सेकंड पेयर है। क्या ध्रुवांशी तुम, हाँ एकलव्य, इसके आगे बता सकते हो? तुम उनको तो समझा रहे हो यश को। अगला फिगर क्या होगा? ये देखो कितना अच्छा ये समझा रहे, 9th पढ़े हुए हैं, ऐसे थोड़ी है। तो आप ये देखिए कि इसीलिए तो बता पाए क्योंकि इनके मम्मी का हमने नूडल खाया, बता पाते सर वो जो है वो है, वही तो है सर। तो उसको समझा भी थे वो, ये अच्छा वही है वो। होता है। अब ये देखो, इसके बाद क्या हुआ? खुल गया, ये सब ओपन अप हो गए। और ओपन अप होके क्या होंगे बताइए? ये देखो, ये कंडेंस हो गए, पहला कंडेंस हुआ, और उसके बगल में क्या होगा बताइए? जो ग्रीन वाला वो भी ऐसे ही हो जाएगा। क्या अब ये इसकी प्लॉइडी क्या है एकलव्य? बोलो प्लॉइडी बताओ। वो समझा दीजिए उसको, प्लॉइडी नहीं बता पा रहा। टेट्राप्लॉइड है, सब बच्चों को पता है, वो समझाने में व्यस्त थे। तुम यहाँ पैसा देते हो, यहाँ से समझा करो। यस, फर्जीवाड़ा कर रहा है तुम्हारे साथ। ये देखो
ये बताओ रेप्लिकेशन हो गया, ओपनिंग अप, रेप्लिकेशन एंड अगेन कंडेंसेशन, इतना सब हो गया यहाँ, हो गया। तो क्या कहें इसको बताइए, सर ये क्या चीज है बताओ, यहाँ क्या लिखे हैं बताओ, ओपनिंग फर्टिलाइजेशन, यहाँ क्या लिखे हैं रेप्लिकेशन, बात समझ में आ गई। रेप्लिकेशन हो गया, अब रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, इनकी परेड कराओ, परेड होगी। अब जब कोई बता ना पाए तो उसकी क्या कराई जाती है, परेड, और इनकी परेड होगी। रगड़ा मिलता है। ये देखो हम लोगों ने आधी रोटी छोड़ दी थी मेस में, तो वहाँ आ गया अफसर, बोला ये आधी रोटी तुम फेंकने जा रहे हो, तो कुछ बच्चे और भी थे, वो सबको पकड़ा, इकट्ठा करके 50 लोगों थे, इससे सड़क पे क्रॉलिंग कराई, सेम चीज सर, काफी सेम चीज हमारे साथ। हम लोगों ने कहा सर एक किनारा इसका सूखा हुआ है, और वो अच्छा चलो सूखा है अभी ये देखो यहाँ पर ये चारों अब सेंटर में आ जाएंगे, तो क्या होगा बताओ, यहाँ बीच में घूमेंगे, देखिए तो ये रेड है, तो रेड वाला भी बीच में आ गया, सब पेरीफेरी में, समझो इक्वेटर पे आ गए। इसके बगल कौन है, अभी वीडियो में भी दिखाया जाएगा आपको, ये देखो। और तीसरा वाला चार तो नहीं दिखा सकते क्योंकि ये पीछे भी तो होगा, और ये तीसरा है, और इसके पीछे कौन होगा, एक और भी पीछे में होगा, है ना, ब्राउन। यहाँ पर देख लो, ये यहाँ सेंट्रियोल आ जाएगा। सेंट्रियोल में क्या होते हैं बताइए, बहुत सारे बंडल होंगे, ठीक है, और उसमें से फिलामेंट निकलेंगे, और वो इसको क्या कर लेंगे, इसको चिपक जाएंगे, इसमें से बढ़ेंगे। अभी दिखाएंगे आपको कि माइटोसिस में इसमें से फिलामेंट निकलते हैं, और यहाँ भी एक सेंट्रियोल, पोलर कहते हैं इसको, पोल कहेंगे, जहाँ पे इनमें से फिलामेंट निकले, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनको क्या कहेंगे, जो यहाँ। अब ये इन सबको पकड़ लेंगे और अपनी तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे। तो जब ये खींचेंगे तो क्या होगा बताइए, ये देखिए, तो इस सेंट्रियोल की तरफ जैसे कि दो बहुत जुड़वा बहनें बिछड़ रही हो, इस तरीके से। तो ऑरेंज वाला कहाँ है? वो पीछे है ना, पूरा है, पूरा थोड़ी देख पाओगे, इक्वेटर है, तो थोड़ा सा 3D भी इफेक्ट भी आना चाहिए ना। ये देखो, अब ये देखो, इसमें रेड वाला और ये सब कैसे रहेंगे, देख लो, रेड वाला बिछड़ रहा है, वो जाना नहीं चाहता, इधर वाला रेड इधर आ गया, बट वो खींच रहा है, चल मेरी ओर। 46 का डबल नहीं होगा क्योंकि वहाँ 23 पेयर्स थे। हाँ, तो अब वो सारे ऐसे क्या कहते हैं, कंडेंसर, ये दोनों नंबर 1 है। फिर से समझो, जो नंबर 1 था ना, ये पेयर में था, अब नंबर 1 में 4 है। अभी समझो, अभी फिर वही चीज बन जाएगी, यही बनने वाली है। अब देखो दूसरा क्या है, ग्रीन में क्या होगा बोलो, उसने भी खींच लिया, और यहाँ पर भी खींच गया क्या। अब एक रेड एक ग्रीन एक। अब इसके बाद क्या होगा, ये भी ऐसे, और यहाँ पर भी क्या होगा, और ऐसे ही मुझे एक और दिखा देना चाहिए, होगा वो भी ऐसे, ब्राउन कहीं थोड़ी ना चला जाएगा। तो ये देखो, मान लीजिए एक यहाँ पर है, तो वो भी यहाँ पे अपीयर करा देता हूँ, तो वो कौन सा होगा, क्या ब्राउन भी होगा, तो ब्राउन भी दिखा दो। ये देखो, ये देखो, इन्होंने प्रोसेस का नाम भी बता दिया। सर इसके बाद जब ये अलग अलग चला जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो अब इसमें फर्रो डेवलप होगा। इतना ये जानती हैं, बोल रही है कि ये कैरियन किसे कहते हैं बताओ, न्यूक्लियस को, और कीनेसिस का मतलब टूटना। तो ये जो हो गया, अलग अलग चले गए, ये सब अलग अलग हो गए, और अलग अलग होके जरा फिर से बनाओ इन चारों को, कैसे बनाओगे, ये रेड, और रेड के बगल में कौन आ जाएगा, ग्रीन को आना ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि जो सिमिलर है, यहाँ देखो, सिमिलर काइंड वाले फिर एक साथ हो जाएंगे। ये देखो ग्रीन आ गया,
और ये ग्रीन आ गया। और बोलो ब्लू के साथ कौन आएगा? ऐसे टूटते रहेंगे अलग-अलग। ऐसे 1 से 2, 2 से 4, तो फिर अब ये भी दोबारा रेप्लिकेट कर ऐसे रेप्लिकेशन जिंदगी भर चलता रहता। एक सेल से ही तो हम इतने बड़े बन गए, मल्टी सेलुलर हो गए। ऐसे और क्या? जब माँ के गर्भ में थी तो एक ही सेल तो थी, सिंगल सेल, और आज देखो कितना खा जाती है वो मल्टी सेल। कितनी मछली एक साथ खा जाती है। तो इसको कहते हैं कैरियोकिनेसिस। क्या कहेंगे? कैरियोकिनेसिस, कैरियन प्लस किनेसिस, न्यूक्लियस का टूटना। अब जब न्यूक्लियस टूट गए तो क्या अब सेल भी टूटेगा? लो, अब सेल भी टूटने लगा। ये देखो, पहले क्या टूटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अलग हो गया। अब जब एक ही घर में 2 मैनेजर हो गए, बोले ऐसे नहीं चलेगा, हम उनके पास जाए, वर्कर कहेंगे कि तुम्हारे पास अलग करो फैक्ट्री। एक ही घर में 2 कुर्सी लगा के बैठे, तो क्या ऐसा चल पाएगा? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बताइए? कि ये रेड, और फिर क्या होगा? ग्रीन, देन बस करना, रुको जरा, बस मंगाई। अब ये देखो, ये लास्ट प्रोसेस आपको बता दें। यहाँ तक बात हो गई। इसकी अगली लाइन तुम बता दो दिव्यांगी। अब क्या होगा? फोकस करो। बस खड़ी है। प्रॉपर साइटो, साइटो दैट इज साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस में क्या हो जाएगा? ये देखो, क्या ये अब अलग अलग हो गए? तो इसको क्या कहेंगे बताइए? सेल का टूटना क्या कहलाता है? और कैरियोकिनेसिस का क्या मतलब है? ये देखिए, अच्छा, एकलव्य इसके बाद क्या होने वाला है? एकलव्य तो सब जानता है ना। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति। अब ये देखो, इसके बाद ये लोग अगर रेप्लिकेट ना हो, कहते नहीं अब हमें टूटना है। हमारी बॉडी के कुछ सेल हैं जिनकी रेप्लिकेट की प्रक्रिया रेप्लिकेट में ऐसे ही टूटना चाहते हैं, तो आधा क्रोमोसोम अलग आधा अलग, वो सब हमारे स्पर्म्स और ओवा बनेंगे। हमारी बॉडी के निचले हिस्से में कुछ ऐसे सेल्स हैं, कहते हैं हमको तो रेप्लिकेट नहीं होना, ऐसे ही टूटना है, हम 2n से सीधा nn बन जाएंगे। तो उस चीज को कहते हैं मियोसिस। देख लो, रेप्लिकेशन फॉलोड बाय माइटोसिस प्लस अगेन माइटोसिस। अगर रेप्लिकेशन के बाद एक माइटोसिस हो, मतलब सिंगल टाइम स्प्लिटिंग ऑफ सेल, तो उसे माइटोसिस कहेंगे, सेल डिवीजन। फिर से समझो, रेप्लिकेशन फॉलोड बाय सेल डिवीजन 1 इज कॉल्ड माइटोसिस। रेप्लिकेशन फॉलोड बाय सेल डिवीजन 1 प्लस सेल डिवीजन 2। देखो सेल डिवीजन 2 कैसे करा रहा हूं, इसके 2 बनाओ और इसके कितने बना लो, तो क्या हो जाएंगे? 4 बन गए कि नहीं? और चारों में कितना कितना दिखाना है आपको, ये देख लो। सो दैट इज, इसी में अब इसमें बंटवारा हो जाएगा। मतलब मैं 2 क्रोमोसोम दिखा रहा हूं, तो इसमें बड़ी सावधानी से दिखाना है। एक रेड इसमें दिखा दिया और एक रेड इसमें दिखा दिया। और ग्रीन, तो एक में रेड गया तो एक में क्या जाएगा? ये नहीं कि इसी के 2 ले लिए, इसी के 2 ले लिए, हर एक टाइप का एक जाएगा ना, मतलब हाफ अमाउंट ऑफ। और इसमें मान लो ये चला गया, और अगर रेड ग्रीन साथ में चले गए तो रेड ग्रीन कैसे चले जाएंगे? वो क्या सिंगल का पेयर चला जाएगा? 23 हाफ। तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो एक एक ही तो जाएगा। और यहाँ देखिए, तो इसमें ग्रीन चला गया तो इसमें कौन सा चला जाएगा? ब्राउन। तो यानी एक लंबा गया तो उस तरीके से गया कि नहीं? यहाँ देखो, अब इसमें वो दूसरी चीज हो गई है, इसमें ब्राउन चला गया और इसमें क्या, ब्लू इसके साथ हो गया। ये माइटोसिस ऐसे ही होता है, तभी तो वेरिएशंस आएंगे ना। और दूसरा देखो, और ये ग्रीन चला गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये जो चीज है
ये देख लो, ये ध्रुवांशी समझोगे तो समझ आएगा। ये देखो समझो, ये ध्रुवांशी, इन्होंने इनके मम्मी पापा आए थे, मिले थे, इन्होंने नाक अपनी पापा से लिए, वो डोमिनेटिंग थी। अच्छा, कान अपनी मम्मी का लिया। इन दोनों में जो डोमिनेटिंग फीचर है वो इनमें आया है। तो ये जो वेरिएशन की बात कर रही हैं, यानी इनके पास दोनों अल्टरनेट जीन थे, लेकिन जो पापा का डोमिनेटिंग था वो भी इनके चेहरे पे है, और जो मम्मी का डोमिनेटिंग था, इस तरीके से वेरिएशन। सर आपको नाक की बात कैसे पता चली? हमें मालूम, हमने तुम्हारे मम्मी पापा को देखा। अब ये समझ में आई बात की नहीं? तो वेरिएशन कैसे आता है? हम दोनों के फीचर पाते हैं, क्योंकि दोनों बगल बगल हैं। तो जो हिडन रह जाता है उसको रिसेसिव कहते हैं, और जो हम पा जाते हैं दोनों में से उसको क्या कहते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट जीन, whatever is reflected in our face or in our body is called dominating gene, and what remain hidden is recessive. बोलो बात समझ आ गई? वो तो हेरिडिटी बढ़ा दिया होता है। हैं? वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो वो सिर्फ एक्स और वाई का पेयर होता है, फिर सिर्फ वाई होता है। जो जैसे वो 22 क्रोमोसोम हाँ, प्लस 1, तो तो पेयर वो एक्स वाई और देख लो, ये जो मेल है, हाँ, तो मेल में क्या होते हैं? 22 ऑटोसोम किसी में और प्लस एक्स और वाई क्रोमोसोम। सब फीमेल में। अब वो बता रहा हूँ, ये तो मेल हो गया। अब फीमेल देखो, तो लिखो फीमेल 22 ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम। समझ में आ गई बात? उसमें तो है। उसमें सिर्फ एक्स है और इसमें एक्स और वाई है। अब फिर समझो, अगर एक्स छोटा होता है तो एक्स क्रोमोसोम अगर वाई के साथ आ गया तो वो मेल बनेगा, और मान लीजिए अगर एक्स के साथ आ गया तो फिर वो क्या बनेगा? तो जब ऐसे दिखाते हैं, तो ये देख लो, एक्स है, इनके फ्यूजन होना है। मान लो वो स्पर्म इसके साथ जुड़ा तो एक्स ये जुड़ा तो मेल। तो जब हम लिखते हैं तो बॉयज में एक्स वाई और गर्ल्स में एक्स दो एक्स क्यों लिखते हैं? एक्स लिखना है तो हमारी पूरी बॉडी में एक्स है। अब वही नीचे में कुछ वाले सेल कह रहे नहीं, हमको तो भैया माइटोसिस, हमको क्या करना है, सेल डिवीजन 2 करनी, तो सारे में एक एक्स चला जाएगा। तो ओवा में एक ही एक्स होता तो है। ओवा के आसपास के जो सेल हैं वो कहेंगे अब मुझे रेप्लिकेशन करना है, रेप्लिकेशन नहीं करना है, फिर से डिवीजन करना है। तो क्या वो स्पर्म सेल या ये कह सकते हैं गेमीट्स या ओवा सेल, स्पर्म सेल वो नहीं बना देंगे? तो फीमेल की पूरी बॉडी में डबल एक्स है, लेकिन जो ओवरी के आसपास के हैं उन्होंने क्या कर दिया? मियोसिस कर दिए। मियोसिस तुम समझ गए? इस चीज को मैंने क्या कहा बताओ? सेल डिवीजन 1, और इसे क्या कहा? यहाँ लिखो सेल डिवीजन 1, और इसे क्या कह दिया जाएगा? सेल डिवीजन 2। तो ईशान, व्हाट इज मियोसिस? रेप्लिकेशन से शुरू करो। रेप्लिकेशन प्लस सेल डिवीजन 1। क्या जब रेप्लिकेशन इसका हुआ और सेल डिवीजन 1 हुआ तो क्या एक मदर सेल ने 2 डॉटर सेल को जन्म दे दिया है? और वे क्या एग्जैक्टली इसकी तरह हैं? सो आर द डॉटर सेल एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ मदर सेल। तो जो माइटोसिस करते हैं उनमें क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपीज है। अब मियोसिस जो कर रहे हैं फिर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये तो ऑपरेटिव नहीं है, इनसे तो सेल नहीं, जब तक फुल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम ना हो 2n। तो इनके पास क्या क्या क्रोमोसोम है बताओ? n। तो आपने देख लिया। तो यहाँ पर ये डॉटर सेल नहीं कहलाएंगे, इनको गेमीट्स कहलाएंगे। इनका काम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सेदारी। तो जो बहुत प्रिमिटिव प्लांट्स हैं या बैक्टीरिया है वो माइटोसिस पे रुक जाते हैं, क्योंकि उनको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करना है। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हम सब कॉम्प्लेक्स हैं, उनको मियोसिस करना होता है, जिनके पास सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं। बोलो बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी इसको फिर से एक बार देख लेंगे।